हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं ये कोड फोर्सेस का एजुकेशनल राउंड 178 डिफ टू राउंड था। स्टार्टिंग के 4 प्रॉब्लम्स कर लिए, तो आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 डेक्स। इसमें क्या दिया है? इसमें आपको 3 डेक ऑफ कार्ड्स दिए हैं। पहले में ए नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, दूसरे डेक में बी नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, तीसरे डेक में सी नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। अब आपको बताना है कि कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप परफॉर्म करो सच दैट तीनों डेक में जो हो इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाए। ऑपरेशन क्या कर सकते हो? ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकते हो कि सी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्ड्स हैं, तो सी से कोई भी कार्ड उठा के आप या तो बी में डाल सकते हो या तो ए में डाल सकते हो। ठीक है, अब आपको बताना है कि ऐसे कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करके क्या आप इन तीनों में नंबर ऑफ कार्ड्स को सेम कर सकते हो कि नहीं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए में आपके ए नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, बी में बी नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, सी डेक में सी नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। आपको क्या करना है? आपको ऐसा एक कोई के फाइंड करना है कि आपके तीनों डेक में के नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएं। ठीक है, तो देखो, क्योंकि नंबर ऑफ कोई भी कार्ड रिमूव नहीं हो रहा है, हर एक कार्ड या तो ट्रांसफ़र हो रहा है या तो वहीं अपने प्लेस पे है, तो मतलब कि जो नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स हैं वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? वो हमेशा ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ही रहेगा, क्योंकि कार्ड एक डेक से उठा के दूसरे डेक में आप रख रहे हो, सी से उठा के मतलब बी में रख रहे हो या तो ए में रख रहे हो, लेकिन कोई भी कार्ड रिमूव तो नहीं कर रहे हो ना आप, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कार्ड ऐड नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होंगे वो यही होंगे। ठीक, यानी कि अगर इसको हम सम से डिनोट करें तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ कार्ड्स जो होंगे वो मेरे सम के बराबर होंगे। अब क्योंकि मुझे इस सम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक, इस सम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट हर एक के पास के नंबर ऑफ कार्ड्स हो, तो क्या होना चाहिए? तो ये सम जो होना चाहिए वो मेरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मेरा सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं, लेट्स से मेरे पास आपने कहा कि 14 नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, 14 नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, तो क्या मैं 14 कार्ड्स को 3 डेक में इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि एक को 5 दे पाऊंगा, एक को 5 दे पाऊंगा, बट एक को तो 4 ही दे पाऊंगा। अगर मैं कहता कि 15 नंबर ऑफ कार्ड्स है मेरे पास, इसको 3 डेक में डिवाइड करना, तो अब आप कह सकते हो कि मैं 5-5 कार्ड सबको दे दूंगा। तो यानी कि जो भी नंबर ऑफ कार्ड्स है वो आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या कि देखो, अब मान लो सबको के नंबर ऑफ कार्ड्स चाहिए। ए में जो कार्ड्स हैं वो लेट्स से लेस देन के हैं, बी में जो कार्ड्स है वो लेस देन के हैं, तो आप क्या करोगे? आप सी से कार्ड उठा के ए और बी को दे दोगे। बट अगर ए के जो कार्ड है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन के हैं और ए में कार्ड कितने चाहिए आपको? मान लो आपको ए में चाहिए होते 5-5 कार्ड, मान लो सबको देने थे। ठीक है, 5-5 कार्ड सबके पास होने चाहिए थे, और ए में लेट्स से ऑलरेडी 6 कार्ड हैं, तो अब ए के जो एक्स्ट्रा कार्ड है वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि आप ए से उठा के किसी और को नहीं दे सकते हो, आपको केवल कंडीशन दी है कि आप सी से उठा के ही ए या बी को दे सकते हो। तो अगर ए में ऑलरेडी जितने इंटेंडेड कार्ड हैं, यानी कि के नंबर ऑफ कार्ड सबके पास होने चाहिए जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे ज़्यादा कार्ड ऑलरेडी ए के पास हैं, उससे ज़्यादा कार्ड ऑलरेडी या तो बी के पास हैं, तो क्या होगा? तो आपके पास दिक्कत है, क्योंकि आप इससे कार्ड उठा के किसी और को नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपका पॉसिबल नहीं होगा इसको इक्वली डिवाइड करना। ठीक, तो यही 2 कंडीशंस थी। पहली चीज़ कि आपका जो सम होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 3, तभी आप इसको एक ऐसा नंबर फाइंड कर पाओगे कि तीनों डेक में वही सेम नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। उसके बाद जितना भी नंबर आपने फाइंड किया, लेट्स से वो के था, इसको डिवाइड करने के बाद लेट्स से आपको के मिला कि हर एक डेक में के नंबर ऑफ कार्ड्स होने चाहिए। ठीक, और किसी डेक में ऑलरेडी के से ज़्यादा कार्ड थे, सी डेक नहीं, अगर वो सी डेक में अगर ऑलरेडी के से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्ड्स वो तो होने ही चाहिए, क्योंकि उससे ही उठा के आप ए या बी को दे पाओगे। लेकिन अगर मान लो ए में ऑलरेडी के से ज़्यादा कार्ड है या तो बी में ऑलरेडी के से ज़्यादा कार्ड है, तो फिर उस केस में आपका आंसर नो हो जाएगा। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में आपका आंसर येस होगा, हमेशा पॉसिबल होगा। ठीक, तो अगर इसका हम कोड देखें जल्दी से, कोड में देखो कुछ नहीं था, यही जो 2 कंडीशंस मैंने बताई, यही 2 कंडीशंस लिखनी थी। पहली चीज़ कि फाइंड कर लिए, ये देखो के को मैंने टोटल से डिनोट किया है, तो के इज़ सारे कार्ड्स बाय 3। ठीक है, अगर इसको आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते थे कि जो आप ए प्लस बी प्लस सी मॉडुलो 3, देखो इसको मैंने दूसरे तरीके से चेक कर लिया कि बस जो टोटल इंटू 3 है, टोटल जो मेरा आया है, अगर मान लो ये डिविजिबल पूरा नहीं होता है, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आती, क्योंकि मैंने लॉन्ग ले रखा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मेरा ये राउंड डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी वैल्यू जो होगी वो इक्वल नहीं आएगी। जैसे कि अगर मान लो मैं 14/3 करता तो क्या आता? तो कुछ 4 पॉइंट समथिंग होता, तो लॉन्ग में कन्वर्ट होता तो 4 आ जाता। तो अब मैं 4 × 3 करूँगा तो मेरी वैल्यू 12 आ जाएगी, जो कि मेरी 14 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर मान लो मेरा 15 होता, 15/3 अगर मैं करूँगा तो मेरा 5 आएगा, 5 × 3 करूँगा तो फिर से 15 आ जाएगा, जो कि मेरा देखो पहले वाले 15 के बराबर। तो ये भी एक ट्रिक थी, यूज़ कर सकते हो, बट आप सिंपल सा a प्लस बी मॉडुलो 3 करके चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी कि जो आपके ए में कार्ड है वो ग्रेटर देन होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड से, और बी में जो कार्ड है वो ग्रेटर देन होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। एक्चुअली आपको ये बी वाले लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए में जो कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी लेसर देन है बी के कार्ड से, तो अगर ए ऑलरेडी ग्रेटर देन टोटल है तो बी भी आपका ग्रेटर देन टोटल होगा, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, बट हाँ इट्स ओके। तो मतलब कि अगर आपका 3 से डिविजिबल है तो नो,
3 से डिविजिबल नहीं है तो नो, अगर आपका किसी भी ए या बी में ऑलरेडी टोटल से ज़्यादा कार्ड हैं तो फिर नो, अदरवाइज हर केस में यस होगा आपका आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया हो। अब हम बी प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। देखो बी क्वेश्चन क्या है। बी में आपका क्वेश्चन है कि आपको देखो हर एक के लिए इसको मैं आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे सिंपल से बताता हूँ। देखो मान लो आपका एक एरे दी हुई है 1 3 5 2 4 1 7। ठीक, मान लो ये कह रहे हैं आपकी। अब आपको देखो हर के लिए के क्या होना चाहिए, 1 से लेके n तक मूव करेगा। ठीक है, हर एक के लिए आपको बताना है कि मैक्सिमम सम क्या हो सकता है। अब सम कैसे फाइंड कर रहा है, सम फाइंड कर रहा है कि लास्ट के डिजिट्स का जो सम होगा वो आपका टोटल सम होगा। ठीक, तो अगर ऐसे सिंपल सा यही क्वेश्चन होता अगर, तो क्या करते तो आप सफिक्स सम निकालते जाते कि एक डिजिट का सम मेरा 7 होगा, 2 डिजिट का सम मेरा 8 होगा। ठीक, ऐसे ही फिर 3 डिजिट का सम मेरा 12 हो जाएगा। ठीक, ऐसे प्रीफिक्स सम आप निकाल लेते। लेकिन एक ऑपरेशन भी दिया हुआ है। एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो कि एक एटलीस्ट एटमोस्ट एक मतलब कोई भी एक नंबर उठा के उसको आप क्या कर सकते हो, इस एरे के लास्ट में पुट कर सकते हो। लास्ट में पुट एज इन करोगे, लेकिन वो मान लो अगर आपने पहले 1 के लिए पुट किया, ठीक, के इक्वल्स टू 1 के लिए आपने क्या किया, आपने मान लो इस 5 को उठा के इस एरे के लास्ट में पुट कर लिया, तो अब आपकी एरे क्या हो गई 1 3 2 4 1 7 5। ठीक, लेकिन ये टेम्परेरी पुट हुआ है, ये एक्चुअल में पुट नहीं हुआ ये वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप के इक्वल्स टू 2 के लिए जाओगे तो आपकी एरे फिर से रीसेट होकर स्टार्टिंग वाली एरे बन जाएगी। ठीक, अब आपको बताना है कि मैक्सिमम के लास्ट के डिजिट्स का मैक्सिमम सम क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें क्या करना है। अब बताओ आपको एक एटमोस्ट एक वैल्यू उठा के आप एरे के लास्ट में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो ये आपकी एरे थी A1 A2 A3 A4 A5 A6, मान लो ये आपकी एरे थी। लास्ट के आप 2 डिजिट्स का सम निकाल रहे हो। ठीक, अब आप किस केस में इसके लास्ट में एक वैल्यू पुट करना चाहोगे। मान लो आप A7 एक पुट करते हो, मान लो A3 को हटा के इस A3 को उठा के आपने लास्ट में पुट किया, तो अब आपके लास्ट के 2 डिजिट्स का सम क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स का सम ये होगा। तो देखो बीच की सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ रहेंगी, बीच की सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी अभी भी, और पहले भी जो था वो भी। बस क्या होगा, A5 जो होगा वो आपका A7 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो अब मेन चीज़ है कि आप A5 को रिप्लेस करना चाहते हो कि नहीं रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक, तो A5 की जगह मतलब कि आपने A7 रखा, तो इसका मतलब A5 को अच्छा रिप्लेस किस चीज़ से करोगे, जो भी आपका इस रेंज का जो आपका मैक्सिमम होगा, इस रेंज का जो मैक्सिमम होगा उसी से तो आप रिप्लेस करोगे, क्योंकि आप कोई भी एक छोटी वैल्यू क्यों लाना चाहते हो। अगर मान लो यहाँ पे आपका 1 7 8 9 ऐसे कुछ वैल्यूज़ होती और लास्ट में आपका 2 4 है। ठीक है, लेट्स से आपको अब रिप्लेस करना है, तो क्या आप 8 से रिप्लेस करना चाहोगे, नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है 9 से रिप्लेस करने का। तो आप हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को ही लास्ट में पुट करना चाहोगे। ठीक, तो मतलब कि अगर आपको के वैल्यूज़ का सम निकालना है तो क्या करोगे, आप k-1 लास्ट की वैल्यूज़ का सम निकाल लो, और स्टार्टिंग उसके बाद के बचे हुए जो भी n-k-1 जो भी आपकी बची हुई टर्म्स हैं उनका जो मैक्सिमम होगा उसको आप उठा के लास्ट में पुट कर दो। यही आपका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा कि आपका के लोगों का सम मान लो आपको निकालना है, तो आप क्या करो, k-1 सम तो लास्ट के एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि वो तो हमेशा रहेंगे ना। एक वैल्यू आपकी बस केवल क्या होगा, अगर मान लो ये थी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू। ठीक, आपको 4 डिजिट का सम निकालना है, तो पहले आप इनका निकाल रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको k-1 का तो एज इट इज़ लेना है, और इस वैल्यू को रिमूव करके एक वैल्यू आप लास्ट में पुट कर रहे हो, तो ये टोटल आपकी के वैल्यूज़ बन जाएंगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, लास्ट की k-1 डिजिट का सम चाहिए और स्टार्टिंग के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका जो मैक्स चाहिए। अब देखो एक तरीके से आपको ये सफिक्स सम निकालना है, सफिक्स सम निकालना है और प्रीफिक्स मैक्स निकालना है। अगर हर एक पॉइंट के लिए अगर आपको सफिक्स सम पता है और प्रीफिक्स मैक्स पता है, तो आप हर एक पॉइंट के लिए ऑर्डर ऑफ 1 में आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। क्या करना है आपको, बस एक तरीके से आपको, अगर मैं डायरेक्ट कोड में दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एटमोस्ट एक वैल्यू चेंज कर सकते हो, तो आपको k-1 वैल्यूज़ तो उठानी पड़ेंगी, और बाकी स्टार्टिंग की जो वैल्यूज़ है उनका जो मैक्स होगा उसको उठा के आप लास्ट में रख दोगे, तो वो भी आपके सम में ऐड हो जाएगा। तो आपको एक तरीके से क्या करना है, आपको देखो मैंने यही किया है, मैंने इसमें प्रीफिक्स मैक्स निकालने की कोशिश करी है। प्रीफिक्स मैक्स देखो मेरा मैक्स वाली एरे में है, और सम जो है वो सफिक्स सम मेरा सम वाली एरे में। तो स्टार्टिंग से जो आइटरेट हो रहा था, इनपुट लेने के साथ ही मैंने ये प्रीफिक्स मैक्स कैलकुलेट कर लिया, और ये मैंने बाद में एक लूप चला के, उल्टा लूप चला के सफिक्स सम निकाल लिया। अब क्या करना है, अब हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, मेरे n-1 एलिमेंट्स मैं सम से उठाना चाहूँगा। सम से कैसे उठेगा, सम से अगर मैं लास्ट में हूँ तो इसका मतलब, अगर मान लो मेरे k=1 है, k=1 है, तो इसका मतलब कि सम में कुछ भी नहीं आएगा, जो भी मैक्स एलिमेंट है वही आप लास्ट में पुट करना चाहोगे। ठीक, तो उसके लिए आप सम को 0 ले लोगे, अदरवाइज आप सम को क्या लोगे, सम को ले लोगे i+1 डिजिट्स का सम।
ठीक। अगर तो अब आप क्या करोगे, अब मैक्स पुट करोगे लास्ट में और सम आपका ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया, दोनों का सम जो होगा वही आपका इस वाले आई के लिए आंसर होगा। ठीक, तो ये भी ज़्यादा कठिन नहीं था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सी वाले क्वेश्चन पे। ठीक, ये थोड़ा सा गेम थ्योरी का क्वेश्चन था, लेकिन एज सच वो वाला गेम थ्योरी नहीं थी जिसमें आपका डीपी वगैरह लगता है। इंट्यूशन बेस्ड था, आप सोच लिया होगा तो सोच लिया होगा, अदरवाइज देख लेते हैं। देखो क्या करना है, आपका एलिस और बॉब क्या कर रहे हैं, एक गेम प्ले कर रहे हैं। उसमें क्या है, एक तरीके से फिर से कार्ड्स का ही गेम है। तो अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो देखो, कार्ड्स जो भी हैं आपके, कुछ भी कार्ड्स हो सकता है, एक तरीके से 1 से लेके n तक कार्ड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इतने सारे आपके पास कार्ड हैं, और आपको हर एक कार्ड पे दिया हुआ है कि ये कार्ड एलिस के पास है, ये कार्ड बॉब के पास है, ये कार्ड बॉब के पास है, ये कार्ड एलिस के पास है, ये कार्ड बॉब के पास है, ये कार्ड बॉब के पास है, ऐसे आपको लिखा हुआ है। ये स्ट्रिंग आपको इनपुट दी हुई है, आपको उसको ऑलरेडी देख लेना है कि ए फर्स्ट इंडेक्स पे, तो यानी कि फर्स्ट वाला कार्ड एलिस के पास है, सेकंड वाला कार्ड बॉब के पास है, थर्ड वाला बॉब के पास है, फोर्थ वाला एलिस के पास है, फिफ्थ वाला बॉब के पास है, सिक्स्थ वाला बॉब के पास है। ठीक, अब किस कार्ड की वैल्यू किससे बड़ी है, तो जो डिजिट बड़ा है उसकी वैल्यू पिछले वाले कार्ड से बड़ी है। तो यानी कि आपका 2 वाला कार्ड जो है वो 1 वाले कार्ड से बड़ा है, 3 वाला कार्ड जो है वो आपका 2 वाले कार्ड से बड़ा है। तो एक तरीके से जितना हाइयर कार्ड आपके पास होगा वो पिछले वाले कार्ड को हरा देगा। यानी कि एक आदमी के पास मान लो 2 है, एक आदमी के पास 5 है, तो जिसके पास 5 है वो जीतेगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो फिर पार्शियलिटी हो जाएगी, क्योंकि n वाला कार्ड जिसके पास होगा वो फिर हमेशा जीत जाएगा। तो इसलिए n वाले कार्ड का भी एक तोड़ रखा गया है कि n वाले कार्ड से बड़ा कार्ड जो है वो 1 वाला है। ये एक एक्सेप्शन है कि n वाला कार्ड जो है वो तुम्हारे 1 वाले कार्ड से छोटा है, लेकिन 1 वाला कार्ड जो है वो तुम्हारे 2 वाले कार्ड से छोटा है। तो एक तरीके से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि n वाले कार्ड को 2 वाला कार्ड हरा सकता है, n वाले कार्ड को 2 वाला कार्ड नहीं हरा सकता है, n वाले कार्ड को केवल 1 वाला ही कार्ड हरा सकता है। ठीक, बाकी आपका मान लो 2 वाला कार्ड है, एक के पास 5 वाला कार्ड है, तो ये हरा सकता है, इसको 3 वाला कार्ड भी हरा सकता है, 4 वाला भी, 5 वाला भी, 6 वाला भी, 7 वाला भी, लेकिन n वाला जो कार्ड है उसको केवल 1 वाला कार्ड ही हरा सकता है। ठीक, अब नॉर्मल सा गेम खेल रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, एक कार्ड एलिस फेंकता है, एक कार्ड एलिस फेंकता है अपने डेक में से चूज़ करके बेस्ट कार्ड, फिर उसका एलिस का कार्ड देख के बॉब क्या करता है, बॉब भी एक कार्ड फेंकता है। मान लो एलिस ने 2 फेंका था तो बॉब 3 फेंक के ये वाली टर्न बॉब जीत जाएगा। अब क्या करेगा, बॉब के पास 2 वाला कार्ड भी आ गया, 3 वाला कार्ड भी आ गया, ये दोनों कार्ड उठा के अपने वापस डेक में ही रख लेगा। अब दोबारा ये 2 और 3 वाला कार्ड यूज़ कर सकता है, लेकिन एलिस के पास से ये 2 वाला कार्ड चला गया। ठीक, अब बताना है कौन ऐसा बंदा होगा जिसके पास सारे कार्ड जिसके ख़त्म हो जाएंगे, जिसके सारे कार्ड खत्म हो गए वो हार जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा बंदा जीतेगा। हाँ, तो ये तो हो गया कि गेम क्या है। गेम है कि एक बंदा एक कार्ड एलिस फेंकेगा, एक कार्ड बॉब फेंकेगा, जिसके भी कार्ड जो भी कार्ड बड़ा होगा, मतलब जो भी कार्ड जीत रहा होगा उसके पास दोनों कार्ड उठ के चले जाएंगे और दूसरे वाले बंदे के पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक, जिसके पास सारे कार्ड खत्म हो गए जिसके स्टार्टिंग में, और जिसके पास कार्ड बचेंगे वो जीत जाएगा, जिसके कार्ड खत्म हो जाएंगे वो हार जाएगा। ठीक, अब आपको बताना है कि आपको नंबर ऑफ कार्ड दिए कि कौन सा कार्ड किसके पास है, आपको बताना है कि कौन जीतेगा। अगर दोनों लोग ऑप्टिमली खेल रहे होंगे तो कौन जीतेगा। ठीक, तो अगर मान लो आपने अपने कार्ड्स देख लिए हैं, तो अब आप क्या बता सकते हो कि आप जीत रहे हो कि अगला बंदा जीत रहा है। पहली चीज़ कि बॉब के पास एक ऑलरेडी एडवांटेज है एलिस से, बॉब क्योंकि कार्ड बाद में फेंक रहा है, तो मतलब कि बॉब देख सकता है कि एलिस ने कौन सा कार्ड फेंका है एक्चुअली में। बट हाँ, एलिस के पास ये एडवांटेज नहीं है, क्योंकि एलिस ये नहीं देख सकता है कि बॉब कौन सा कार्ड फेंकने वाला है। ठीक, तो एलिस को एक तरीके से प्रेडिक्ट करना है कि बॉब क्या फेंकेगा, और बॉब देख के फेंक सकता है। ठीक, तो आइए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि मतलब कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। देखो, पहली चीज़ कि n वाला जो कार्ड है वो सारे कार्ड से बड़ा है, मतलब कि 2 वाले कार्ड को हरा देगा, 3 वाले को हरा देगा, 4 5 6 7 8 ऐसे करके सारे कार्ड्स को हरा देगा n वाला कार्ड, बट वो केवल 1 वाले कार्ड से हार जाएगा। ठीक, बट वो क्या होगा, केवल 1 वाले कार्ड से हार जाएगा। तो पहली चीज़ देखो, अब बॉब के पास क्योंकि एडवांटेज है तो हम बॉब को पहले जिताने की कोशिश करते हैं। ठीक, बॉब देखो कैसे जीतेगा। मान लो बॉब के पास n वाला कार्ड है, बॉब के पास n वाला कार्ड है और बॉब के पास केवल एक खाली n वाला ही कार्ड है। ठीक, अब बताओ बॉब कैसे जीतेगा। बाकी सारे 1 2 3 4 ऐसे करके सारे कार्ड एलिस के पास है। ठीक, इक्वली नंबर ऑफ कार्ड होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी के पास भी कितने भी नंबर ऑफ कार्ड हो सकते हैं और कोई भी नंबर ऑफ कार्ड हो सकता है। तो मान लो इसके पास ये सारे कार्ड हैं, अब बताओ कौन जीतेगा। मैं कहता हूँ एलिस जीतेगा। क्यों? क्योंकि एलिस ने कहा, एलिस ने 1 वाला कार्ड फेंक दिया, क्योंकि एलिस को पता है कि मेरे पास बाकी सारे कार्ड है, केवल n वाला कार्ड बॉब के पास है। तो एलिस ने अपना 1 वाला कार्ड फेंका, बॉब ने अपना n वाला कार्ड फेंका, क्योंकि n वाले कार्ड से 1 वाला कार्ड बड़ा है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि n वाले कार्ड से बड़ा है 1 वाला कार्ड, तो इसलिए क्या होगा, ये n वाला कार्ड भी एलिस के पास आ जाएगा। ठीक, अगर बॉब के पास केवल n वाला कार्ड है, बॉब के पास केवल n वाला कार्ड है, तो क्या होगा, तो बॉब हार जाएगा। या फिर बॉब के पास कोई भी केवल एक सिंगल कार्ड होता तो भी बॉब हार जाता।
ठीक, ये तो बॉब के हारने की चांस हो गई कि एलिस जीत रहा है, क्योंकि एलिस के देखो जीतने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा क्यों है ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखो अब मान लो एलिस के बॉब के पास एन के अलावा कोई भी एक और कार्ड हुआ, एन के अलावा कोई भी एक और कार्ड हुआ, या तो बॉब के पास एन के साथ 1 है, मान लो बहुत सारे कार्ड है लेकिन मान लो केवल एटलीस्ट हम 2 वाला केस लेके चल रहे हैं। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर जीत ही रहा है बॉब, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक एक्स्ट्रा कार्ड हुआ इसके पास, एन के अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा कार्ड हुआ तो ये हमेशा जीतेगा। अगर मान लो एन और 1 ही इसके पास है तो देखो एन को हराने वाला एक ही बंदा था, वो था 1, क्योंकि एन को हराने वाला एक ही बंदा था तो मतलब कि एलिस के पास अब कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो इसके एन वाले कार्ड को हरा पाए, तो मतलब कि हमेशा बॉबी जीतेगा। एलिस जो भी फेंकेगा ये हमेशा एन वाला कार्ड ही फेंकेगा और ये हमेशा जीत जाएगा। ठीक, लेकिन मान लो अब हम कहते हैं कि नहीं ये 1 एलिस के पास है, ये 1 क्या है, ये 1 एलिस के पास है। तो अब देखो अब बॉब के पास एक एन है और एक कोई 2 3 4 5 ऐसे कोई भी एक कार्ड है। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, एलिस मान लो कोई भी कार्ड फेंकेगा, एलिस अगर 1 के अलावा कोई भी कार्ड फेंकेगा तो ये हमेशा एन फेंकेगा, क्योंकि किसी भी कार्ड को ये एन वाला कार्ड हरा देगा, किसी भी कार्ड को एन वाला कार्ड हरा देगा, केवल 1 को नहीं हरा पाएगा। अब एलिस के पास देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज है, क्योंकि एलिस देख नहीं पा रहा है कि बॉब क्या फेंकने वाला है, लेकिन बॉब देख ले रहा है कि एलिस क्या फेंक रहा है। अब एलिस अगर 1 फेंकेगा तो ये क्या करेगा, तो ये एन के अलावा कोई भी कार्ड फेंक देगा, क्योंकि कोई भी और कार्ड जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, केवल एन वाला कार्ड जो है वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो हमेशा ये बॉब एलिस के सारे कार्ड ले लेगा, क्योंकि अगर कोई भी और कार्ड फेंकेगा तो ये हमेशा एन फेंक के उससे जीत लेगा, अगर ये 1 फेंकेगा तो ये जो भी दूसरा कार्ड है इसके पास एन के अलावा उसको फेंक के जीत लेगा। ठीक, तो मतलब कि अगर बॉब एलिस के पास अगर बॉब के पास ये एडवांटेज वाला कार्ड है, यानी कि एन वाला कार्ड है और इसके साथ कोई भी एक और कार्ड है, तो हमेशा बॉब जीतेगा। लेकिन मान लो अगर हम इस एडवांटेज वाले कार्ड को एलिस को दे देते हैं, ठीक, मान लो इस एडवांटेज वाले कार्ड को हमने एलिस को दे दिया, एलिस के पास मान लो मेरा एन है, ठीक, और एलिस के पास मान लो और भी बहुत सारे कार्ड हैं। अब बताओ कौन जीतेगा, अगर ये 1 वाला कार्ड भी अब एलिस के पास है तो अब देखो अब हमेशा फिर एलिस जीतेगा, क्योंकि इस एन को हराने वाला एक ही बंदा है, वो बंदा भी अगर तुम्हारे पास है तो हमेशा तुम ही जीतोगे। तो फिर चाहे तुम पहले फेंको चाहे तुम बाद में फेंको, क्योंकि तुम एन फेंकोगे तो अब बॉब के पास तुम्हें पता है कि कोई भी ऐसा कार्ड नहीं होगा जो इसको हरा दे। लेकिन अगर ये 1 बॉब के पास होता तो फिर हमेशा तुम्हें पता था कि तुम जैसे ही एन फेंकोगे ये 1 से तुम्हें हरा देगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई बात कि जब तुम्हारे पास एन वाला कार्ड है, बॉब के एलिस के पास क्या है, एलिस के पास एन वाला कार्ड है और बॉब के पास क्या है, बॉब के पास 1 वाला कार्ड है, तो क्या होगा, तो कौन जीतेगा बताओ, कौन जीतेगा इस केस में, क्योंकि एलिस जब भी एन वाला कार्ड फेंकेगा बॉब क्या फेंकेगा, बॉब अपना 1 वाला कार्ड फेंक के एलिस का ये एन वाला कार्ड उठा लेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। तो अब देखो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने देख लिया कि बॉब के पास अगर केवल खाली एन वाला कार्ड है तो बॉब क्या कर रहा है, बॉब हार रहा है, बॉब उस केस में क्या होगा, बॉब उस केस में हार जाएगा। लेकिन अगर बॉब के पास एन के अलावा कोई भी और एक कार्ड है, एक और कार्ड कोई भी है, या तो अगर वो 1 है तो जीत ही रहा है, अगर 2 3 4 में कोई भी एक कार्ड है तो भी हमेशा क्या होगा, तो हमेशा बॉब जीत रहा है, बॉब विन। ठीक, लेकिन अगर 1 और एन वाला कार्ड एलिस के पास है तो क्या होगा, तो हमेशा कौन जीतेगा, तो हमेशा तुम्हारा एलिस जीतेगा। ठीक, अब कोई और केस देखते हैं, मान लो एन के अलावा अब मैंने कहा कि 1 इसके पास है, अब क्या इस केस में कभी भी ये जीत सकता है कि नहीं, इस केस में कभी भी ये जीत सकता है कि नहीं, हाँ जीत सकता है। किस केस में जीत सकता है, जब इसके पास एन के साथ मान लो कौन सा कार्ड होना चाहिए, एन के साथ मान लो कोई भी एक छोटा कार्ड है, मान लो 2 है। ठीक, अगर इसके पास n-1 वाला कार्ड है, अब क्योंकि n-1 वाला कार्ड क्रूशियल हो गया, क्यों, क्योंकि अगर ये n फेंकेगा, अगर ये n फेंकेगा तो ये 1 फेंक के जीत जाएगा। ठीक, अगर ये n फेंकेगा तो ये 1 फेंक के जीत जाएगा। अगर ये मान लो कोई और पत्ता फेंकता है, ये कोई और पत्ता फेंकता तो उसको जीतने के लिए इसके पास अब मैक्सिमम कार्ड होना चाहिए। देखो एन वाले को हराने का इसके पास इक्का है, एन वाले को हराने का इक्का है, लेकिन और इसके अलावा कोई भी कार्ड फेंकेगा तो उसको कैसे हराएगा, उसको हराने के लिए इसके पास सेकंड जो मैक्सिमम कार्ड है, इस वाले कार्ड को देखो ये नहीं हरा सकता है, लेकिन इस वाले कार्ड को हराने के लिए 1 है। अब कोई भी और कार्ड होगा उसको हराने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास एक ना एक कार्ड होना चाहिए। अगर मान लो n-1 भी इसके पास होता तो अब n-1 को कैसे हराओगे, n-1 को क्योंकि तुम 1 से नहीं हरा सकते हो, n-1 को केवल n से हरा सकते हो, वो n ऑलरेडी इसके पास है। तो एलिस के जीतने की एक और कंडीशन हो गई कि अगर n और n-1 दोनों एलिस के पास है तो हमेशा एलिस जीत पाएगा, अदरवाइज अगर ये n-1 इसके पास है तो फिर हमेशा बॉब जीतेगा। ठीक, तो टोटल कुछ ही कंडीशंस हैं तुम्हारे पास। पहली कंडीशन कि अगर n के पास, बॉब के पास केवल n वाला कार्ड है तो बॉब हारेगा। बॉब के पास अगर मान लो तुम्हारा क्या, बॉब के हारने की कंडीशंस लिखते हैं, क्योंकि बॉब के हारने की बहुत कम कंडीशंस है। पहली चीज़ कि बॉब के पास खाली एक कार्ड है, वो भी n है। ठीक, दूसरी चीज़ कि एलिस के पास तुम्हारा n और 1 दोनों कार्ड है, और एलिस के पास n और n-1 वाला कार्ड है। तो इन तीनों केसेस में केवल बॉब, एलिस जीत रहा है, अदरवाइज सारे केसेस में बॉब जीतेगा। ठीक, ये तुम प्रूव कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बाकी सारे केसेस बता ही दिए, बट अगर फिर भी तुम एक बार लिख के देखना चाहो तो तुम लिख के देख सकते हो। तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारी कंडीशंस ही लिखनी है। कौन सी कंडीशंस,
एलिस की जितनी कंडीशंस लिख लो, क्योंकि बॉब की जितनी कंडीशंस तो फिर बहुत ज़्यादा हो सकती है ना। तो देखो मैंने एलिस की जितनी कंडीशंस लिखी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि एलिस के पास जो है वो 0 वाला कार्ड है, यानी कि फर्स्ट वाला कार्ड 1 कार्ड, और एलिस के पास n वाला कार्ड है। 1 और n होगा तो एलिस जीतेगा हमेशा। एलिस के पास n-1 है और n-2 है, यानी कि n और n-1th कार्ड है एलिस के पास, तो फिर एलिस जीतेगा। और एक और कंडीशन क्या है कि बॉब के पास केवल एक पत्ता है। बॉब के पास केवल एक पत्ता, और वो पत्ता है तुम्हारा n वाला। अब देखेंगे बॉब के पास केवल एक पत्ता, ये कैसे पता किया? मैंने काउंट निकाल लिया बॉब के पास कितने कार्ड है। बॉब के पास केवल एक कार्ड है और वो कार्ड है तुम्हारा n वाला, तो क्या होगा? उस केस में भी एलिस जीतेगा। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में कौन जीतेगा? बाकी सारे केसेस में तुम्हारा बॉब जीत जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब ये फाइनल डी प्रॉब्लम देखते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है? इसमें आपको एक एरे दिया हुआ है ए, साइज इसका n। ठीक है, आपको एक ऑपरेशन दिया हुआ है। तो आइए पहले ऑपरेशन पहले अलग से समझा देता हूँ आपको। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है कि मान लो आपके पास एक एरे थी A1, A2, A3, A4। ठीक, और स्टार्टिंग में आपके इनिशियल कॉइन्स जो है वो है 0। ठीक, कॉइन्स एक तरीके से करेंसी है जिसका आप यूज़ कर सकते हो अभी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मान लो ये आपकी एरे थी। अब आप क्या कर सकते हो? एक ऑपरेशन में किसी भी एक इंटीजर को A2 से A2-1 में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी कोई भी इंटीजर है, मान लो वो x है, तो उसको क्या कर सकते हो? उसको x-1 में कन्वर्ट कर सकते हो। अब x-1 में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे क्या मिलेगा? तुम्हें एक कॉइन मिलेगा, क्योंकि तुमने एक वैल्यू कम करी है ना किसी भी इंटीजर की, तो तुम्हें एक कॉइन मिल जाएगा। ठीक, और इस कॉइन का यूज़ कहाँ पे कर सकते हो? इस कॉइन का यूज़ तुम दूसरे ऑपरेशन में कर सकते हो। दूसरा ऑपरेशन क्या है कि किसी भी एक इंटीजर को उठाओ, उसको क्या कर दो? उसको 1 प्लस कर दो। ठीक, तो तुमने जो भी कॉइन्स कमाए हैं किसी भी इंटीजर को 1 माइनस करके तुम क्या कर सकते हो? किसी भी एक इंटीजर को प्लस करके वो कॉइन यूज़ कर सकते हो। अब किसी भी इंटीजर को देखो तुम स्टार्टिंग में प्लस नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तब इनिशियल कॉइन्स जो हैं, इनिशियल कॉइन्स तुम्हारे पास 0 हैं। ठीक है, तो किसी भी तुम इंटीजर को स्टार्टिंग में अगर प्लस करोगे तो तुम्हारे कॉइन्स क्या होगा? नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ दी हुई है कि किसी भी पॉइंट पर तुम्हारे कॉइन्स जो है वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें क्या बताना है? अब तुम्हें देखो ये बताना है, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा पढ़े हम, तो एक आइडियल एरे क्या होती है? एक आइडियल एरे होती है कि उसमें कोई भी जो 2 एलिमेंट्स हो तुम पिक करो, कोई भी 2 एलिमेंट्स पिक करो तो उनका जीसीडी क्या होना चाहिए? जीसीडी उनका 1 होना चाहिए। यानी कि अगर तुम्हारा A1 उठाओ, तुम A2 उठाओ, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो अगर ये एक एरे है, इसमें जितने भी पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होंगे? n-1/2 पेयर्स होते हैं गैस। अगर n साइज़ की एरे है तो n-1/2 पेयर्स होंगे। अब कोई भी दो पेयर का क्या होना चाहिए? जीसीडी 1 के इक्वल ही होना चाहिए। कोई भी 2 पेयर चूज़ करो, यानी कि कोई भी 2 पेयर में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए जो किन्हीं भी दोनों में सिमिलर हो। ठीक, इतना समझ में आया? ये एक आइडियल एरे है, ये एक आइडियल एरे है। और ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हो? ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो कि किसी भी एलिमेंट को 1 कम कर सकते हो तो आपका कॉइन 1 बढ़ जाएगा। किसी भी एलिमेंट को अगर कॉइन आपका 1 या 1 से ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो? किसी भी एलिमेंट को 1 से बढ़ा सकते हो और कॉइन आपका 1 कम हो जाएगा। ठीक, ये ऑपरेशन है। अब आपको क्या बताना है? आपको दिया हुआ है एक बड़ी सी एरे। ठीक, आपको एक बड़ी सी एरे दी हुई है। आप क्या कर सकते हो? आपको एक बड़ी सी एरे दी हुई है, मान लो A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे करके कुछ बड़ी सी एरे दी हुई है। ठीक, आप क्या कर सकते हो? आपको करना है कि आपको इनमें से कुछ एलिमेंट्स पिक करने हैं, कुछ एलिमेंट्स इनमें से डिलीट कर देने हैं, और बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स जो होंगे, अब मान लो कुछ एलिमेंट डिलीट किया आपने, A2 डिलीट कर दिया, A5 डिलीट कर दिया। अब आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बचे? A1, A3, A4, A6। ठीक, ये एलिमेंट्स बचे हैं। तो अब ये एलिमेंट्स जो बचे हैं, ये आपका कुछ भी ऑपरेशन इन पर परफॉर्म करो, कुछ भी ऑपरेशन इन पर परफॉर्म करो, वही वाला कि कॉइन्स इनिशियली आप 0 मान लो, फिर उसके बाद किसी कोई भी 1 माइनस करोगे, कॉइन बढ़ता जाएगा, फिर कॉइन किसी और पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो एक तरीके से कुछ भी ऑपरेशन इन पर परफॉर्म करो, लेकिन इसको एक आइडियल एरे में कन्वर्ट कर दो। इसको एक आइडियल एरे में कन्वर्ट कर दो। अगर आप इस एरे को आइडियल एरे में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट वॉलेटिंग एनी कंडीशंस जो भी थी आपकी, क्या थी कि कॉइन्स कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और लास्ट में जो आपकी एरे बनेगी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, उनमें किसी भी 2 एलिमेंट्स का जो जीसीडी होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए। हर एक पेयर के एलिमेंट्स का जीसीडी जो होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। अगर आप इस एरे को एक आइडियल एरे में कन्वर्ट कर सकते हो तो मतलब कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपको इसमें से रिमूव करना पड़े सच दैट आप एक ऐसी एरे फाइंड कर सकते हो जिसको आप आइडियल एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, बट हाँ अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करोगे कि पहले ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हो, फिर आइडियल एरे एक्चुअल में क्या है, फिर आपको एक जो एरे दी हुई है उसमें से कुछ एलिमेंट्स आपको डिलीट करने हैं सच दैट जो आपकी बचे हुए एलिमेंट्स की एरे बनेगी वो आप किसी भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस एरे को आप एक आइडियल एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो देखो
अब हमारा पहले टास्क क्या है, पहला टास्क है हमारा कि किसी कोई भी एक मान लो हमारे पास एरे है A1 A2 A3 A4, मान लो कोई भी एक एरे है। अब इसको आइडियल एरे में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ये हमारा सबसे पहला टास्क होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली कंसर्न होनी चाहिए कि इसको हम पहले फिगर आउट करें कि कोई भी अगर हमारे पास एक एरे है, कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स बचे हमारे पास, तो हम उसको किसी भी आइडियल एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो आइए वो देखते हैं वो कैसे करें। तो देखो एक ऑपरेशन जो है, एक ऑपरेशन स्टार्टिंग में तुम्हारे कॉइन्स 0 हैं। अब देखो एक ऑपरेशन में क्या कर रहे हो तुम, एक ऑपरेशन में यहाँ से एक एलिमेंट उठा के एक तरीके से तुम अपने कॉइन्स में एक एलिमेंट डाल रहे हो, यानी कि ये तुम्हारा A3 - 1 हो जाएगा और कॉइन्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉइन्स तुम्हारा 1 प्लस हो जाएगा। दूसरे टाइप का ऑपरेशन क्या है कि कॉइन्स में से तुम एक एलिमेंट उठा के इस एरे के किसी एलिमेंट में वो एक एलिमेंट ऐड कर दे रहे हो। ठीक, तो अगर तुम देखो तो कहीं से भी तुम्हारा एक्स्ट्रा एलिमेंट कहीं से अलग से नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इसी एरे में से एक एलिमेंट अपना कोई छोड़ रहा है, वो तुम्हारा कॉइन्स पे चला जा रहा है, फिर कॉइन्स से ही वो एलिमेंट तुम यूज़ करके इस एरे में किसी भी एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक, तो अगर तुम देखो तो तुम्हारे इस एरे का सम प्लस तुम्हारा जो कॉइन्स है, यानी कि ये एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं मान लो इनका सम था सम, ठीक, यानी कि इस एरे के सारे एलिमेंट्स का अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनका सबका सम करो तो वो वैल्यू आई तुम्हारी मान लो सम के बराबर। और तुम्हारी जो कॉइन्स की वैल्यू है ये हमेशा तुम्हारी ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम कॉइन्स में से कुछ चीज़ उठा के इस सम में कंट्रीब्यूट कर दे रहे हो और सम में से कुछ चीज़ें उठा के इस कॉइन्स में कंट्रीब्यूट कर दे रहे हो। कोई भी चीज़ अलग हट नहीं रही है, कोई भी चीज़ तुम्हारी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रही, बस ये कॉइन्स से सम में ट्रांसफ़र हो रही है और सम से तुम्हारे कॉइन्स में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक, अब देखो अगर ये चीज़ तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी, अगर तुम्हारा सम प्लस कॉइन्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो स्टार्टिंग में तुम्हारा जो सम है वो क्या होगा, स्टार्टिंग में जो तुम्हारा सम होगा वो तुम्हारी इस पूरी एरे का सम है, यानी कि इस पूरी एरे का i = 0 से लेकर तुम्हारा n-1 तक सारे एलिमेंट्स का जो सम होगा वही तुम्हारे सम की वैल्यू होगी। कॉइन्स स्टार्टिंग में 0 है। ठीक, अब देखो तुम्हारा चीज़ है कि तुम्हारा जो कॉइन्स होना चाहिए वो कभी भी तुम्हारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कॉइन्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, कॉइन्स को हमेशा तुम पॉजिटिव कर सकते हो बट कॉइन्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आइडियल एरे का एक कंडीशन थी, कॉइन्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं, हम देखो क्या कर सकते हैं, हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस सम की वैल्यू को थोड़ा सा इसमें कॉइन्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस कॉइन्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस सम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, अब देखो अब ये तुम्हारे कॉइन्स की वैल्यू कभी भी तुम्हारी नेगेटिव नहीं जा सकती, ये तुम्हारा कंस्टेंट है कि कॉइन्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती। अगर कॉइन्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती तो इसका मतलब ये कभी भी इस सम से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। तो यानी कि जो तुम्हारी फाइनल तुम आइडियल एरे में कन्वर्ट करोगे इसको, मान लो आइडियल एरे तुम्हारी हो गई I1 I2 I3 I4 ऐसे करके कोई भी एक आइडियल एरे बनी तुम्हारी, तो अब क्या हो सकता है, अब तुम ऐसा हो सकता है कि कॉइन्स में अभी भी कुछ वैल्यू बची हो। ठीक, तुमने ट्रांसफ़र वगैरह करके कॉइन्स में अभी भी कुछ वैल्यू बची हो, मान लो कॉइन्स में x वैल्यूज़ बची हैं। ठीक, वो वैल्यूज़ तुमने कहाँ से निकाली, वो वैल्यूज़ तुमने इस सम में से निकाली है। ठीक, तो अब इन जो बची हुई आइडियल एरे का सम होगा, उस आइडियल एरे का जो भी सम होगा मान लो सम 2 है। ठीक, तो ये तुम्हें पता है कि ये सम 2 जो है वो इस सम से हमेशा लेस देन होगा, लेस देन या फिर इक्वल टू, क्योंकि ये सम से लेस देन या फिर इक्वल्स टू होगा ये सम 2। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस कॉइन्स में कुछ वैल्यू बची हो बट क्योंकि ये कॉइन्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए तुम ये हमेशा कह सकते हो कि ये सम जो है इससे हमेशा इसका जो सम 2 आएगा जो फिर आइडियल एरे तुम बनाओगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि अब तुम कॉइन्स को नेगेटिव नहीं कर सकते इसलिए तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते इस सम में से कुछ वैल्यू निकालोगे और किसी दूसरे एलिमेंट में पुट कर दोगे। तो किसी एक एलिमेंट से तुमने निकाला तो यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में तो उस सम में से माइनस हुआ ना तुम्हारी वैल्यू, और फिर किसी दूसरे एलिमेंट में पुट किया तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, उस सम में ही ऐड हुई ना वैल्यू। तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट में तुम्हारे कॉइन्स में कुछ वैल्यू बची हो बट तुम्हारे सम में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं ऐड हो सकती है। ठीक, या तो हो सकता है कि तुम्हारे कॉइन्स की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब जो सम था वो एज इट इज़ रहेगा आइडियल एरे का भी। अदरवाइज ऐसा कुछ हो सकता है कि इस कॉइन्स में तुम्हारी कुछ वैल्यू बची हो और जो तुम्हारा आइडियल एरे बन चुकी है तो उसका सम जो आएगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा। ठीक, तो मतलब कि मोटी मोटी हिसाब ये है कि अगर तुम ऐसी कोई एक एरे बना सकते हो जो कि दूसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तुम्हें, यानी कि कोई ऐसी एरे मान लो तुमने बना दी कि A1 A2 A3 A4 ऐसी कोई एक एरे बना दी है तुमने कि सच दैट कि किन्हीं भी इसमें से 2 एलिमेंट उठा लो उनका जो GCD होगा वो 1 ही आ रहा है। ठीक, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो उनका GCD जो है वो 1 आ रहा है। अगर तुमने ऐसी एरे बना दी
और इसका जो सम आ रहा है वो लेट्स से सम 2 आ रहा है, वो तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू है जो ओरिजिनल एरे का सम था। तो इसका मतलब कि तुम इस ऑपरेशन के द्वारा कन्वर्ट करके वो हमेशा बना सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारा कोई एक एलिमेंट, अगर तुम्हारा ये जो सम है ये हमेशा इसके सम से छोटा है, तो इसका मतलब कि कोई एक एलिमेंट मान लो अगर तुम्हारा छोटा है तो वो एलिमेंट में से तुमने चीज़ें निकाल के कॉइन्स को दे दी और फिर कॉइन्स ने किसी और एलिमेंट को दे दी, या फिर कॉइन्स ने अपने पास ही रखी रही, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं तुम्हें ऐड करना है। तुम्हें जो चीज़ है वो किसी एलिमेंट से निकाल के कॉइन्स को देना है, कॉइन्स से निकाल के फिर तुम्हें इस एलिमेंट्स को देना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम ये समझ में आया होगा कि ये तुम्हारा सम टू जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू सम क्यों होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो कि क्योंकि तुम्हारा क्या होगा, देखो कुछ ये सम दो, देखो सम है कि सारे एलिमेंट्स का सम, तो अब किसी भी इन सम में से किसी भी एक एलिमेंट में से तुमने एक वैल्यू उठा के कॉइन्स को दी, तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में तुम्हारा वो सम में से एक वैल्यू माइनस हो रही है। वैल्यू तो एक्चुअल में किसी एलिमेंट से माइनस हो रही है, बट ओवरऑल तो तुम्हारी सारे एलिमेंट्स का सम था ना ये सम की वैल्यू, तो इसका मतलब किसी एक एलिमेंट की वैल्यू माइनस करना इज इक्वल्स टू सम माइनस 1 लिखना। ठीक, अब क्योंकि किसी एक एलिमेंट में प्लस करना है इज इक्वल्स टू सम में एक चीज़ प्लस करना। तो अब क्या कर रहे हो, तुम कॉइन्स में कुछ वैल्यूज़ ला रहे हो, यानी कि सम में से कुछ चीज़ें माइनस करके तुम कॉइन्स में ला रहे हो और फिर तुम कॉइन्स में से कुछ चीज़ें ले जाके सम को दे रहे हो। तो ये हो सकता है केस कि तुमने जितनी चीज़ें कॉइन्स को दी उतनी चीज़ें तुमने वापस किसी ना किसी एलिमेंट में ले ली, तो इसका मतलब तुम्हारा कॉइन्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में तुम्हारा जो सम 2 होगा वो ये आइडल एरे का सम है सम 2। ठीक, जो आइडल एरे तुम बना रहे हो एक्चुअल में एलिमेंट्स के इधर उधर शिफ्ट करके, एलिमेंट्स को इंक्रीज डिक्रीज करके। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा सम 2 जो होगा वो इक्वल्स टू होगा अगर तुमने कॉइन्स से सारी वैल्यू निकाल ली है। अदरवाइज क्या होगा, कॉइन्स में तुमने कुछ वैल्यूज़ छोड़ रखी हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि तुम्हें पहले ही एक आइडल एरे मिल जाए, तुम्हें कुछ एलिमेंट्स को प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कॉइन्स में कुछ वैल्यू बची रहेगी। कॉइन्स में अगर कुछ वैल्यू बची रहेगी तो वो एक्चुअल में वो वैल्यूज़ उसको सम ने दी थी। ठीक, तो सम में से कुछ वैल्यूज़ अगर तुमने कॉइन्स में ट्रांसफ़र करी है तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो सम 2 आएगा वो तुम्हारा सम से कम होगा, कम या फिर बराबर होगा। अब बस तुम्हें दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है कि तुम्हारे जो दो एलिमेंट्स हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका जीसीडी, कोई भी दो एलिमेंट्स अगर पिक करो तो उनका जीसीडी जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का जीसीडी, कोई भी दो एलिमेंट्स का जीसीडी तुम्हारा 1 के इक्वल कब होगा, जब इसके जो फैक्टर्स हैं, इस नंबर के फैक्टर्स और इस नंबर के फैक्टर्स सेम ना हो। ठीक, तो देखो मैं कहता हूँ कि मान लो मैंने पहले एलिमेंट को 2 रखा, अगर मैंने पहले एलिमेंट को 2 रखा तो अब किसी भी एलिमेंट में ये 2 नहीं आ पाएगा, किसी भी एलिमेंट में ये 2 नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने इस एलिमेंट को 2 इंटू समथिंग एक्स वगैरह कुछ भी रख दिया तो ये क्या करेगा, इसका और इसका जीसीडी जो होगा वो हमेशा 2 आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, कोई भी दो एलिमेंट्स में सेम तुम्हारा फैक्टर नहीं हो सकता है। तो अगर किसी एक एलिमेंट में तुमने 2 रख दिया तो किसी और एलिमेंट में तुम 2 नहीं रख सकते हो। ठीक, अब दूसरे एलिमेंट में क्या तुम रखना चाहोगे, दूसरे एलिमेंट में तुम अब अगला प्राइम नंबर रखना चाहोगे। क्यों? क्योंकि अगला अगर तुमने प्राइम नंबर नहीं रखा तो अगला प्राइम नंबर, पहले मान लो 3 रखा मैंने यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 3 रखा, तो अब देखो किसी और एलिमेंट में तुम 3 नहीं रख सकते हो। तो अब इसमें क्या रखना चाहोगे, तुम प्राइम नंबर ही रखना चाहोगे, क्योंकि अगर तुम 4 रख दिए हो तो 4 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो एक्चुअल में तुमने 2 रख दिया ना। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम बारी बारी से प्राइम नंबर्स रख रहे हो, और हर एक जगह पे एक ही प्राइम नंबर क्यों रख रहे हो। मान लो तुम कह रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे 3 और 7 दोनों का मल्टीपल करके रखूँगा, तो मैंने कहा कि एक प्राइम नंबर तुम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सम 2 को हमेशा कम रखना है सम से, तुम्हें सम 2 ऐसा फाइंड करना है जो कि लेस देन इक्वल्स टू सम हो। तो क्या करना चाहोगे, तुम हमेशा मिनिमम एलिमेंट चूज़ करना चाहोगे, मिनिमम ऐसा एलिमेंट चूज़ करना चाहोगे ताकि तुम्हारा सम की वैल्यू जो हो, सम 2 की वैल्यू जो हो वो हमेशा मिनिमम पॉसिबल हो। ठीक, तो उस केस में क्या करोगे, तुम छोटे से बड़े की तरफ जो प्राइम नंबर्स हर एक एलिमेंट पे रखते जाओगे, और कोई भी एक एलिमेंट पे जो तुमने फैक्टर रख दिया वो अब किसी भी अगले एलिमेंट का फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक, तो अगर तुम्हें मान लो 5 एलिमेंट रखने तो तुम क्या रखोगे, पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा 5, फिर 7, फिर अगर तुम्हें किसी पे रखना है तो 11, ऐसे करके तुम प्राइम नंबर्स रखते जाओगे। अब प्राइम नंबर्स रखने का फ़ायदा ये हुआ, प्राइम नंबर के अलावा अगर तुम कुछ और रख दोगे तो वो किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ जीसीडी उसका 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि तुम इस 2 को अब किसी और पे नहीं रख सकते हो। 2 को अगर तुमने किसी और, मान लो इसको 22 रख दिया तुमने, तो अब क्या हो गया, अब तुम वही वाला पेयर चूज़ कर लोगे जिसमें तुम्हारा 2 है। 2 2 का इस एरे में कभी भी नहीं हो सकते। ठीक, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें बेसिकली अब पता करने हैं तुम्हारे n प्राइम नंबर्स तक तुमने स्टार्टिंग के पता कर लिए, तो अब क्या करोगे तुम, अगर मैंने कहा कि n वैल्यूज़ रखनी है, अब बताओ इसका सम क्या होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के n जो प्राइम नंबर्स हैं उनका तुम सम निकाल के बता दोगे कि हाँ इसका सम, ये सम 2 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो इससे।
कि आइडियल एरे मेरी 5 साइज़ की, अगर मेरे को आइडियल एरे बनानी है 5 साइज़ की स्मॉलेस्ट सम वाली आइडियल एरे मेरी ये हो सकती है। अब अगर इसका सम जो है, इसका सम मान लो ऐसा आया, अगर ये तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू है जो ओरिजिनल एरे का सम था, तो इसका मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद तुम इस एरे को, वो जो तुम्हारी इनिशियल एरे दी हुई थी उसको इस वाली एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आइडियल एरे बना सकते हो। ठीक, ये तो तुम्हारा काम हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो, इसको पहले से प्री कंप्यूट करके रख लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स तुम्हारे प्राइम हैं, और उसके बाद क्या करोगे, सम वगैरह तो तुम निकाल ही सकते हो। लेकिन तुम्हें क्या पता करना था, तुम्हें पता करना था कि एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स तुम्हें डिलीट करने पड़ेंगे। तो देखो तुम क्या करना चाहते हो, तुम सम को मैक्सिमम पॉसिबल रखना चाहते हो। जो तुम्हारा स्टार्टिंग वाला सम था उसको तुम क्या करना चाहते हो, उसको तुम मैक्सिमम पॉसिबल रखना चाहते हो। तो तुम वैल्यूज़ अगर डिलीट करना चाहोगे तो मिनिमम साइड से वैल्यू डिलीट करना चाहोगे, कि वो वाली वैल्यू तुम डिलीट करना चाहोगे जो सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि वो तुम्हारे कॉइन्स में सबसे कम कंट्रीब्यूट कर पाएगी। ठीक, तो क्योंकि तुम्हें सम एक्चुअल में इंक्रीज करना है ताकि तुम अपने सम 2 की वैल्यू को उतने ही बाउंड तक आगे शिफ्ट कर सको। ठीक है, क्योंकि मान लो एक तुम्हारा किसी एक एलिमेंट को डिलीट करने पे तुम्हारा ये सम आ रहा मान लो 9, एक एलिमेंट को डिलीट करने पर सम आ रहा 7। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो वैल्यूज़ पिक करनी है, एक तुम्हारी तो वैल्यूज़ स्टैटिक है ना, मतलब कि तुम जो वैल्यूज़ उठाओगे वो इस केस में भी यही वैल्यूज़ उठाओगे, इस केस में भी यही वैल्यूज़ उठाओगे। तो तुम्हें एक्चुअल में सम 2 को अपना आगे तक ले जाना है ना सम, इसलिए तुम हमेशा सम जो पिक करना चाहोगे वो हमेशा बड़ा सम पिक करना चाहोगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगी कि सम हमेशा तुम बड़ा पिक करना चाहोगे। इसका मतलब तुम एलिमेंट्स जो डिलीट करोगे वो तुम क्या करोगे, स्मॉलर साइड से डिलीट करोगे। ठीक, अब क्या करोगे तुम, अब तुम्हारा बस काम बेसिकली ये है कि देखो अब तुम सबसे बड़े एलिमेंट को रिप्लेस करोगे किससे, सबसे बड़े एलिमेंट को रिप्लेस करोगे अपनी ओरिजिनल एरे के इस 2 से। फिर अगला जो इससे छोटा एलिमेंट है उसको रिप्लेस करोगे इस 3 से, उसके अगले एलिमेंट को रिप्लेस करोगे इस 5 से। अब तुम्हारी एक्चुअल एरे का सम यहाँ पे निकलता जा रहा है, और तुम्हारी ये जो आइडियल एरे तुम बनाते जा रहे हो उसका सम यहाँ पे निकलता जा रहा है। जो पहला इंडेक्स तुम्हें मिल जाएगा जहाँ पे ये जो सम है ये तुम्हारा छोटा हो जाएगा इस सम 2 से, उसी क्योंकि देखो ये डिक्रीज़ करता जा रहा है और ये तुम्हारा हमेशा इंक्रीज़ करता जा रहा है यहाँ पे एलिमेंट्स। तो एक ना एक ऐसा पॉइंट अगर तुम्हें मिलेगा, या फिर हो सकता है कि ना भी मिले, अगर नहीं मिलेगा तो मतलब तुम्हें 0 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। अदरवाइज जो ऐसा पहला पॉइंट मिलेगा जहाँ पे तुम्हारा ये कंडीशन वायलेट हो रही है, उस पॉइंट पे तुम क्या कहोगे, उस पॉइंट पे कहोगे कि तुम अब आगे के एलिमेंट्स को अपनी एरे का पार्ट नहीं बना सकते, यानी कि ये सारे एलिमेंट तुम्हें डिलीट करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग के जितने एलिमेंट्स, मान लो x एलिमेंट्स तुमने तुम्हारी एरे के पार्ट बन सकते हैं, तो n-x तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने तुमको टुकड़ों में चीज़ें समझाई ये तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक, क्या चीज़ें समझाई टुकड़ों में, पहली चीज़ ये समझाई कि आइडियल एरे कैसे बनेगी तुम्हारी। तो इसका मतलब कि जो तुम्हारा सम है प्लस कॉइन्स, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा कॉइन्स नेगेटिव नहीं हो सकता तो तुम्हारी सम 2 की वैल्यू, यानी कि आइडियल एरे तुमने जो बनाया उसकी वैल्यू, अगर उसका सम मैं सम 2 कहूँ तो उसका सम कभी भी इनिशियल एरे के सम से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, अब आइडियल एरे बनाने के लिए क्या करोगे तुम, क्योंकि तुम्हें किसी भी 2 एलिमेंट्स में कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, तो तुम क्या करोगे, हर एक प्राइम नंबर को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हुए एक एक इंक्रीज़ करते हुए प्राइम नंबर रखते जाओगे। ठीक, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर उसका 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ऐसे करके प्राइम नंबर्स देते जाओगे। अब उसके बाद क्या करोगे, तुम एलिमेंट्स अपने सबसे छोटे वाले डिलीट करना चाहोगे, इसलिए तुम एलिमेंट्स को जो ट्रैवर्स करोगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट को तुम 2 से रिप्लेस करोगे, सबसे उसके बाद वाले एलिमेंट को तुम 3 से रिप्लेस करोगे। अब क्योंकि तुम्हारी ये वाली वैल्यू हमेशा लगातार डिक्रीज़ करती जा रही है, ठीक, क्योंकि तुमने बड़े से लेकर छोटे की तरफ ट्रैवर्स करना चालू किया और ये प्राइम नंबर्स की वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज करती जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहाँ पे तुम्हारे इसका सम जो होगा वो छोटा पड़ जाएगा इसके सम से, तो उस पॉइंट पे तुम कह सकते हो कि अब इसके बाद के एलिमेंट्स को मैं कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगर कोड देखो, कोड आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने सीव वगैरह यूज़ किया, सीव वगैरह से स्टार्टिंग में ही मैंने कंप्यूट कर लिया, ये सीव यूज़ करके स्टार्टिंग में ही मैंने कंप्यूट कर लिया कि प्राइम नंबर्स जितने मेरे मैक्सिमम प्राइम नंबर्स की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी उतना मैंने स्टार्टिंग में ही कंप्यूट करके इस प्राइम्स में रख लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे काम वही हो रहा है कि एरे ले ली, सॉर्ट कर ली डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद क्या किया, अब इस पर ट्रैवर्स करना चालू किया। क्या किया, सम 2 में मैंने ऐड किया प्राइम्स की वैल्यू, और सम में क्या ऐड किया, सम में ऐड किया एरे की वैल्यू। एरे की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और प्राइम्स की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक, तो ऐसा हो सकता है एक ना एक पॉइंट पे कि तुम्हारा सम 2 की वैल्यू जो होगी वो बड़ी हो जाए सम की वैल्यू से, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे तुम ब्रेक कर दोगे। ठीक, और अगर नहीं ब्रेक हुआ तो तुम क्या कहोगे, एक और वैल्यू मैं अपने आंसर में ले सकता हूँ। ठीक है, अब जितनी वैल्यू तुम आंसर में ले सकते हो n में से उतनी वैल्यूज माइनस कर दोगे तो उतनी वैल्यूज तुम नहीं ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।